Hello and welcome everyone in another lecture of circuits. So today we are going to discuss Kirchhoff's laws. So basically Kirchhoff's ने दो लॉ दिए थे. पहला उसका जो लॉ था वो था Kirchhoff's जंक्शन लॉ, Kirchhoff's जंक्शन लॉ. दूसरा लॉ था आपका Kirchhoff's लूप लॉ. तो पहले Kirchhoff जंक्शन लॉ को हम समझते हैं. तो किरचॉफ जंक्शन लॉ का जो स्टेटमेंट था बड़ा सिंपल सा था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज ज़ीरो. जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 3 वायर आपके पास जुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है, जिनके अंदर 3 करंट आ रहे हैं, I1, I2 और I3, ठीक है. और फर्दर इस जंक्शन से 2 वायर से करंट ऐसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है. तो इससे I4 मान लेते हैं करंट, इससे I5 मान लेते हैं. तो जो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स था तो उसने कहा था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा जो जंक्शन पे वो हमेशा 0 रहेगा. ये स्टेटमेंट था इसका, ठीक है. एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज 0. इसको ठीक से लिख देते हैं. एक्सक्यूज मी. तो अकॉर्डिंग टू दिस कि जितना करंट जंक्शन पे एंटर करेगा, ये जो जंक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, ठीक है. इसका मतलब ये था, जैसे आप मान लीजिए कि आप जो करंट जंक्शन पे आ रहा है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है. I1 प्लस I2 प्लस I3 ये करंट पे जंक्शन पे एंटर कर रहा है ये करंट, ठीक है. इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो लीव कर रहा है उसे नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है. समझाने के लिए आपको हमने क्या किया कि एंटर करने वाले को पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं और जो लीव कर रहा है उसे नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है. इन सबका सम क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए. अब इसे क्या कंक्लूड किया आपने? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5. मैं इसको उधर ले गया. तो आप देख सकते हैं कि जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपका जंक्शन से क्या करेगा? लीव करेगा. तो इनका सम जो एंटर करने वाले हैं वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 और जो लीव करने वाले हैं जंक्शन को उनका सम क्या है? I4 प्लस I5, राइट. तो ये आपका किरचॉफ्स ने बताया था कि आपका जितना करंट जंक्शन में किसी एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन से लीव करता है, ठीक है. और ये आपका बेसिकली आप कंजर्वेशन ऑफ जो आपने चार्ज पढ़ा था आप उससे भी समझ सकते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने क्या बताया था हमें? देखें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने हमें क्या कहा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज है जिसके कारण I1 करंट है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है और यहाँ पर Q5 है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो जंक्शन में एंटर कर रहा है. अब जो फाइनल चार्ज है वो कितना है? जो ये करंट निकल रहा है तो ये फाइनल चार्ज करंट है तो चार्ज के कारण ही होगा ना. तो ये Q4 के कारण I4 है और Q5 के कारण I5 है. तो इसका मतलब Q4 प्लस Q5, ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. क्यों इक्वल होना चाहिए यहाँ पर? ये बात भी समझते चलें. देखिए, इक्वल इसलिए होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल होगा. इसी का मतलब तो कंजर्वेशन हुआ, ठीक है. तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो जंक्शन में एंटर किया, ठीक है. अब इस जंक्शन पर कोई भी चार्ज रुक नहीं सकता है, यानी कि इकट्ठा नहीं हो सकता कि कुछ थोड़ा सा यहाँ रुक जाए और बाकी करंट की फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाए इन वायर से. ये पॉसिबल नहीं है.
तो जितना चार्ज जंक्शन पे एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। कोई भी चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट एट दी जंक्शन, यही कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहता है, ठीक है। तो देयरफॉर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q4 प्लस Q5, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप इनको टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि ये चार्ज है, इसके कारण करंट हुआ I1, इसके कारण I2, ठीक है, और इसके कारण I3, राइट, और इसके कारण I4, इसके कारण I5, ठीक है। देखो तो ये भी आपका ये आ गया किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ बेसिकली किससे आपका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं होता तो आप ये कह सकते थे कि फिर हम इस बात को कैसे कहते कि यहाँ पर जंक्शन पर कोई चार्ज रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चार्ज रुक जाता तो Q4 प्लस Q5 का सम कभी भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल नहीं हो सकता था, जिससे ये जंक्शन लॉ भी नहीं होता, राइट। तो जंक्शन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में रिलेशन है, ठीक है, जो ये कहता है कि कोई भी चार्ज जंक्शन पर नहीं रुकेगा, कहीं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन नहीं होगा, सारा चार्ज निकल जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर जितना चार्ज जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से लीव करेगा, विच मीन्स जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन को क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर आपने देखी, यहां पर डिफरेंट वायर के डिफरेंट डायरेक्शन से, ये वायर डिफरेंट डायरेक्शंस में इन वायर्स के थ्रू करंट आ रहा है, ठीक है। अब करंट में डायरेक्शन होती है तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, इसका मतलब उसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, गलत, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिंपली देखो यहाँ पे आपका I1 करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, I2 इसमें, I3 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ आपका जो वेक्टर का रूल ऑफ एडिशन नहीं लगाया है। अगर हम रूल ऑफ एडिशन लगाते हैं यहाँ पर, जो सम ऑफ टू वेक्टर्स होता है, तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ता है। जैसे वेक्टर में एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ते हो जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा आता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पर सीधा I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके हो गया, I4 प्लस I5 के। तो अगर कहीं पर ये पूछा जाए कि करंट वेक्टर क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम जंक्शंस फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, वी कैन से दैट, ठीक है, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बल्कि इसमें क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 सिंपली इक्वल हो जा रहे हैं I4 प्लस I5 के, ठीक है। तो ये वेक्टर के लॉज ही फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जंक्शन का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं जंक्शन के सेकंड लॉ की, जिसे हम बोलते हैं आपका किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की। मेरे मुंह से जंक्शन निकल गया, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब किरचॉफ्स लूप लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लूप का मतलब है, सिंपल सा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका स्टेटमेंट देख रहे थे पहले, algebraic sum of potential differences in any loop including those EMFs and those of resistive elements, ठीक है, must be equal to 0। ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं आप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि किसी भी लूप में
चाहे ईएमएफ सोर्स हो, चाहे आपके रेजिस्टिव एलिमेंट्स लगे हो, उन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो अगर उन सबको आप ऐड करें, ठीक है, तो वो 0 आएगा आपका। अब ये लूप क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका अगर आपने कोई क्लोज लूप ले लिया और आपने उससे सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंसेस को, ठीक है, तो उसका अलजेब्रिक सम 0 आएगा, ठीक है। ये आपका किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ था, जिसे लूप लॉ कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आप, हम इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं। हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक बैटरी ले लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है और ये बैटरी जिसका EMF E है आपका, ठीक है, इस बैटरी का EMF E है। तो आप देख सकते हैं क्लोज लूप है और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो किरचॉफ्स क्या कहता है कि इस क्लोज आपका जो ये लूप है, ठीक है, इस लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज होगा उसका सम 0 होगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसे समझते हैं। मान लीजिए यहां मैंने इस पॉइंट को A मान लिया, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। तो पहले तो आप एक काम करेंगे, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत यूज होगा आपका, कि हम लूप लॉ लगाते कैसे हैं और किस तरीके से हमें देखना होता है, ठीक है। देखिए आप पहले क्या करिए, आप करंट, अगर आपको डायरेक्शन दी हुई तो बहुत अच्छी बात, नहीं दी है तो आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन मान लीजिए। अब करंट की डायरेक्शन मानने में ये है कि आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप जैसे आप सही समझे वैसे डायरेक्शन मान लें। अगर आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम की तो अपने आप ही आंसर में आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा उस करंट के लिए, जहां भी आपने डायरेक्शन गलत एज्यूम की होगी, ठीक है। तो नंबर 1 यानी कि इस बात की तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से लेनी, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने जो पॉइंट्स है लो हाई वोल्टेज को आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो लो हाई मेंशन कर लो, ठीक है, जैसे ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट है लो पर है और ये पॉजिटिव प्लेट है ये हाई पर है, ठीक है। करंट हमने इधर से इधर माना है, ठीक है, ये हमने ऐसे मान लिया है। तो जैसे आपने माना है उसके हिसाब से देखो, करंट लूप में ऐसे जा रहा है तो करंट जाता है हाई से लो, तो ये वाला रेजिस्टेंस का ये वाला हिस्सा जो B की तरफ है ये हाई पर होगा और ये लो पर होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो 2 ही चीजें दी मेरे यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस है एक बैटरी दी यहाँ पर, करेक्ट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ऐसे कर लिया, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने लूप में घूमना है, ये क्लोज लूप है। अब आपके घूमने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप घूम सकते हैं कैसे, क्लॉकवाइज, या आप घूम सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे आपका मन करे, इसकी भी आपको आज़ादी है पूरी, जैसे आपका मन करे लूप में ऐसे घूम जाइए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लूप में ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो A B C D A, तो अब आप पहले लूप को लिख दीजिए, यानी कि लूप क्या हो गया, A B C D A। देखो मैं ऐसे घूम रहा हूँ ना, A B C D A। अब आप कहें कि नहीं हम तो अगर इसके अपोजिट घूमना चाहे तो आप क्या ले लेंगे, फिर अगर इसके अपोजिट जाएंगे आप, मान लिया आप क्लॉकवाइज नहीं जा रहे, आप एंटी क्लॉकवाइज आना चाहते हैं, तो आप लेंगे A D C B A। तो जहां से शुरू करें वहीं खत्म करें, ठीक है। तो अभी हमने इस तरीके से एज्यूम किया कि हम ऐसे घूमेंगे, राइट। तो ये आपका इस लूप में घूमने का तरीका हो गया, ये पाथ होगा आपका ऐसे, इस पाथ में आप लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पोटेंशियल आपके सामने आएंगे। सबसे पहले ए से बात करते हैं। एक तो ये वायर आ गई, ठीक है, फिर ये वायर आ गई, फिर ये वायर आ गई, फिर ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वायर्स हैं आप में, और जिनमें 2 में, एक में एक बैटरी लगी हुई है, एक में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ और 2 प्योर कंडक्टिंग वायर है। तो लूप में कौन कौन से पोटेंशियल आएंगे, सबसे पहले आएगा VBA। अब मैंने इसे VBA क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल वाला पॉइंट होता है वो यहाँ आता है। कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल V फाइनल इनिशियल, तो पहले फाइनल, तो यहाँ पर मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या है B, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा A। यहाँ पर ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ये यहाँ पर A है, तो इसलिए मैंने इस वायर का पोटेंशियल लिखा VBA, और इस वायर का पोटेंशियल कितना हो गया VCB, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले VBA फिर आपका
आपका यहाँ मैं बी से सी गया तो फाइनल सी है तो वी सी बी, फिर अब मैं डी तक जाऊँगा वी सी डी, तो यहाँ पे मैं वी डी सी लिखूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा फाइनल डी है। उसके बाद फिर इस वायर के पोटेंशियल की बारी, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल ये पे पहुँचूँगा वी ए डी, राइट, और इसका सम क्या होगा आपका? ज़ीरो होगा, ठीक है, इसका सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आप इसे चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, इनको खोल देंगे ना अगर आप यहाँ पर, तो वी बी ए क्या खुलेगा? वी बी माइनस वी ए, वी सी बी, वी सी माइनस वी बी, तो इसके वी बी से इसका वी बी कट जाएगा। ऐसे ही इसे वी डी माइनस वी सी करेंगे तो इसका वी सी इसके वी सी से कटेगा, और यहाँ जो ए बचा था वो यहाँ के से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो लूप लो है, आप अगर इसको पूरा एक्सपेंड कर दें तो ये ऑटोमेटिक जीरो आएगा। पर यहाँ हम लूप लो लगाना सीख रहे हैं अभी, ठीक है, प्रूव नहीं कर रहे हैं इसको, सिर्फ लगाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले वीबीए की बारी आई, ए से बी, ये कंडक्टिंग वायर है। अब कंडक्टिंग वायर में जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना पोटेंशियल यहाँ पर होगा, तो यानी कि वीए क्या होगा? वीबी के इक्वल होगा, ठीक है। कंडक्टिंग वायर में थ्रू आउट दिस वायर पोटेंशियल सेम रहना है, तो इसका मतलब वीबीए हो गया वीबी माइनस वीए, और वीए और वीबी क्या है? जीरो, और सॉरी वीए इक्वल्स टू वीबी है, तो वीबीए कितना हो गया आपका? लो, ये जीरो हो गया, ये आपका क्या आ गया? जीरो आ गया। इसी तरह एक और कंडक्टिंग वायर है ये, ठीक है। अब देखो आप वी सी इक्वल टू क्या होगा? वी डी होगा, राइट, कोई एलिमेंट नहीं है ना इनके बीच में, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। यहाँ कोई बैटरी होती, कैपेसिटर होता, ठीक है, रेजिस्टेंस होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, आपका कोई पैसिव एलिमेंट यहाँ पर या एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जितना सी का पोटेंशियल होगा आप इस पॉइंट पर, उतना ही इस पॉइंट डी पर पोटेंशियल होगा। तो वी सी इक्वल टू वी डी, देयरफॉर आपका क्या होगा? वी डी सी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है, दो जीरो आ गए। अब बचे कौन? एक बचा वी सी बी और एक बचा वी ए डी। चलिए वी सी बी की तरफ चलते हैं। अब देखिए आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इसको अलग से एलिमेंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसका रिकॉल भी हो जाएगा। ये पॉइंट है बी, ये है सी, ठीक है, ये हाई पर और ये लो पर, ठीक है। हम हाई लो से देख रहे हैं, ये आप करंट की डायरेक्शन से भी देख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो मेरा पाथ है ये मेरा पाथ है, ठीक है, मुझे जाना है बी से सी की तरफ, तो मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ, तो वी सी बी कितना हो जाएगा मेरा? देखो करंट आई लिया है हमने यहाँ पर, ये करंट आई एज्यूम किया हमने यहाँ पर, ये करंट जो है यहाँ पर कितना है? आई, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? वी सी बी आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब साइन क्या होगा ये देखना है। तो देखो हमारा पाथ इधर की तरफ है, तो बी तो हाई पर है और यहाँ पर लो है, तो हम जा रहे हैं हाई से लो, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं ना, तो हाई से लो हुआ ये, तो हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो फाइनल पोटेंशियल है वो लो है और इनिशियल हाई है। तो हाई लो में से अगर हाई घटाओगे तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने? कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो आई आर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन का मतलब है हाई से लो पे जाना, यानी कि फाइनल लो है और इनिशियल हाई है। तो जब लो में से आप हाई नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो वी सी बी कितना हो गया? माइनस आई आर। अब आती है इसकी बारी, वी ए डी की बारी, ठीक है, दो तो जीरो हो चुके, ये वी सी बी निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए बैटरी है ऐसे, ठीक है, इसका ईएमएफ ये है। तो अब आपका पाथ किधर है? ये है आपका पाथ, आपका पाथ ये है, क्यों? आप डी से ए की तरफ जा रहे हैं, तभी तो आप वी ए डी लिखेंगे। तो देखो वी ए डी कितना हो गया? तो ये लो है और ये हाई है आपका, तो आप जा रहे हैं लो से हाई, यानी कि फाइनल हाई इनिशियल लो। तो इसका मतलब साइन क्या आ गया? प्लस, और इस बैटरी का ईएमएफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है ई, तो इसे प्लस ही ले लो, ठीक है। तो अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, अब हम इसको लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो जीरो आ गया, ठीक है, तो वी बी ए जीरो, वी सी बी कितना आ गया हमारा? हम इसको दोबारा से लिखते हैं, वी बी ए प्लस वी सी बी प्लस वी डी सी, ठीक है, प्लस वी ए डी।
ये इसका सम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, 0। तो VBA 0, ये रहा, ठीक है। VCB कितना हुआ, माइनस IR सॉरी, और VDC कितना हुआ, VDC भी 0 हुआ, तो 0, और VAD प्लस C, ठीक है, तो ये प्लस C, राइट। तो अब आप ये, ठीक है, ये प्लस है इधर, तो चाहो तो इसको साइन को हटा दो, बाहर प्लस है, सीधा ये लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ गया, E माइनस IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी लूप लॉ हमने लगा दिया इसमें। तो लूप लॉ से ऐसे इक्वेशंस मिलती है हम लोगों को, लूप लॉ से जो हमें इक्वेशन मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। तो जब हम लूप लॉ लगाते हैं तो हमें रिलेशंस मिल जाते हैं करंट में, रेजिस्टेंस में, या कैपेसिटर में, चार्ज में, बैटरीज के EMF में, तो वो रिलेशंस मिल जाते हैं जो हमें किसी अननोन, जो इनमें से कोई एक्टिव या पैसिव एलिमेंट अननोन हो, चाहे कोई बैटरी का EMF ना पता हो, आपको करंट निकालना हो, या किसी स्पेसिफिक ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो वहाँ लूप लॉ का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लूप लॉ लगता है, राइट। तो आपने देखा कितना आसान है, सिर्फ क्या करो, आपने 2 बातों पे ध्यान देना है। पहला, ठीक है, या तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दी होगी, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, करंट, आप करंट की डायरेक्शन मान ले, जहां कैपेसिटर होंगे वहां चार्ज, ठीक है, आएगा। तो बस वहां पे आपने देखना है कैपेसिटर के किस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, किस तरफ नेगेटिव, वो सर्किट भी कराएंगे। किरचॉफ्स लॉ वहां भी काम करता है, ठीक है। तो वहां जंक्शन लॉ जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 हमने बताया था ना ऊपर, तो उसकी बजाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5, यानी कि चार्ज की फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो ये डायरेक्शन एज्यूम करनी है। सेकंड, चूज योर पाथ यानी कि लूप, ठीक है, किस तरह आप मूव करेंगे, अपना पाथ को चूज कर लेना है आपने, राइट। तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्शन एज्यूम करिए, पाथ को चूज करिए और मूव करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हाई से लो जाते हैं, तो जितने भी रेजिस्टेंस पड़ेंगे उनमें जितने पोटेंशियल डिफरेंस हो गए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, वो सारे नेगेटिव लेने। अगर आप करंट के अपोजिट आ रहे हैं, आपका घूमने का तरीका करंट के अपोजिट है, राइट, तो आपको जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर मिलेंगे सबका साइन पॉजिटिव होगा। तो पाथ चूज करना और करंट की डायरेक्शन मानना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपने डायरेक्शन कुछ भी आपने चलो करंट की मान ली, जैसे मैंने कहा कि आपने अगर गलत डायरेक्शन भी मान ली तो आंसर में अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो नेगेटिव साइन ये बताएगा डायरेक्शन गलत ली हुई है, उसको पॉजिटिव कर लो, ठीक है। और जो इन दोनों का कोई रिलेशन आपस में नहीं है कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट किसी लूप में आपने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज ले ली और आपका मन है कि मैं उस लूप में क्लॉकवाइज घूमूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, राइट। तो जब भी आप इसको किरचॉफ्स को लगाएं, इन 2 बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। पोटेंशियल्स को सही से लिखना है। अब जैसे हमने कहा ये लूप लॉ था, अब इसी लूप लॉ को यहां से उठाते हैं, 0 प्रूव करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को देखते हैं हमारे पास, जैसे हमने ये लिया था आपका VBA, ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। VBA प्लस आपका क्या था, VCB प्लस VDC प्लस VAD, ठीक है। ये 0 के इक्वल आना चाहिए, प्रूव हो जाएगा। तो VBA को आप क्या लिखोगे, ये मैं आपको बस वो समझा रहा हूँ। VBA को लिखोगे VB माइनस VA प्लस VCB को क्या लिखोगे, VC माइनस VB प्लस VDC को क्या लिखोगे आप, VD माइनस VC और प्लस VAD को क्या लिखोगे आप, VA माइनस VD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, C से VC से VC कैंसिल, VB से VB कैंसिल, क्या आ गया 0, ठीक है। हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS, राइट। तो ये आपका किरचॉफ्स का लूप लॉ है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम बहुत सारी टेक्निक से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं, लेकिन जो टेक्निक्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, उन टेक्निक्स में अगर सिमेट्री वगैरह नहीं है तो किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अगर कमांड अच्छी नहीं होगी
तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए किरचॉफ्स लॉ को बहुत ध्यान से समझिए, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए एक लूप दिया हमें, पहले सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हमें ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बैटरी दी हुई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ और दिया हुआ है, और एक बैटरी हमें यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अब इसमें ये बैटरी दी है 4 वोल्ट की, ये हमें दी है 2 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, ये रेजिस्टेंस भी 1 ओम दिया है, ठीक है। तो ये हमने समझने के लिए बस आपको कि किरचॉफ्स को जो लूप लॉ है कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, वो इससे हम समझेंगे। तो ये सर्किट दिया है, राइट। अब हमसे पूछा गया कि बताइए इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इन तीनों 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब देखिए जब इनको सॉल्व करने आते हैं ना हम लोग, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम प्रॉपर करंट मेंशन कर ले, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से करंट सपोज आई जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये करंट यहाँ तक जाएगा, राइट। चलिए इसमें एक थोड़ा सा एक काम और करते हैं, रेजिस्टेंस को ना बजाय सिंपल लेने के हम अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो इसमें हमने इसको अलग अलग रेजिस्टेंसेस ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए जैसे करंट आई जा रहा है सपोज आपका, ठीक है, तो करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। और इसके बाद यहाँ जंक्शन आया, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, ये जंक्शन आ गया है। अब जंक्शन में क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, इस जंक्शन पर करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो करंट डिवाइड होगा तो हमने मान लिया कि यहाँ पर करंट चला गया I2, इसे I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं, और इसके अंदर करंट चला गया I3, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद ये करंट I2 इधर से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, ठीक है। और अब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इस बैटरी से हमने माना था ओवरऑल करंट I1 जा रहा है, तो इस बैटरी में वापस करंट भी I1 ही आना चाहिए। तो आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि I1 यहाँ पर इस जंक्शन पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम C पॉइंट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं F। तो C जंक्शन पे एट C जंक्शन पे देखिए I1 क्या होगा, I2 प्लस I3 के इक्वल होगा, किससे, जंक्शन लॉ से, क्योंकि I1 करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पे और लीव कितना कर रहा है, I2 और I3, तो I2 और I3 का सम, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पर F जंक्शन पे देखो, यहाँ से I2 आ रहा है इस जंक्शन पे, ठीक है, यहाँ से I3 जा रहा है। अब देखो ये करंट पूरा ऐसे जाएगा, कुछ बच्चों को लगता है बैटरी है करंट इससे एंटर करेगा कुछ हो जाएगा, नहीं, आपने इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे I2 ही लेना है, राइट। इससे I2 गया और यहाँ से I2 गया, तो I2 और I3 और I2 एंटर कर रहे हैं जंक्शन पे, तो लीव कितना करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस I1, क्योंकि I2 प्लस I3 I1 के। तो देखो इस बैटरी से जितना करंट आपने निकलते हुए दिखाया ओवरऑल, उतना ही यहाँ पर आते हुए दिखाया। बस इसी बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये आपसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास ये हमने करंट मेंशन कर लिया, तो डायरेक्ट आपने करंट चूज कर लिया। अब करंट के बाद क्या करना होता है, लूप चूज करने होते हैं। तो लूप चूज करने से पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास। एक I1 हो गया, I2 हो गया, I3, ये 3 वेरिएबल है आपके पास। तो 3 वेरिएबल है तो कम से कम एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन कैसे कैसे मिलेगी, देखो पहली इक्वेशन तो मिल गई यहाँ पर, यानी कि I1 I2 I3 में रिलेशन, ये फर्स्ट हो गया, एक मिल गया। अब बाकी 2 इक्वेशन कहाँ से आए, एक इक्वेशन मिल गई जहाँ पे करंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये किस लॉ से हो गया, जंक्शन लॉ से हो गया, ठीक है। तो जंक्शन लॉ से एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब कहीं और तो जंक्शन है नहीं, 2 जंक्शन थे C और F, और दोनों एक जैसे थे,
दोनों पे एक जैसा ही जंक्शन लॉ लगेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि दो जंक्शन है तो दो इक्वेशन, दो डिफरेंट जंक्शन होने के बावजूद आपका क्या हो सकता है, करंट का जो इक्वेशन है वो सेम आ सकता है। जैसे यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 था, इसी तरह I3 प्लस I2 इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल टू I1 होना चाहिए, ठीक है। तो जंक्शन से केवल एक इक्वेशन मिली। अब बारी है लूप की। कितने लूप दिख रहे हैं आपको? लूप 1, लूप 2, ठीक है। एक क्लोज लूप ये हो गया जिसमें हम नेमिंग कर देते हैं, चलो A B C D E, ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दी। तो एक लूप तो ये हो गया आपका A B C F A। अब घूमने का आपकी मर्जी है, किधर भी घूम जाओ। एक लूप हो गया F C D E F, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन जंक्शन से आ गई थी, दो इक्वेशन हमसे लूप से आ जाएगी, तो टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएंगी? 3। तो इसका मतलब जब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल अगर उतनी इक्वेशन आ जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी शुरुआत में क्या है ना, मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने लेनी है। जब हम आगे सीख जाएंगे तब हम इन करंट्स को, जंक्शन लॉ को हम डायरेक्ट सर्किट में लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ अलग से लिख के नहीं दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें बेसिक से समझना है इसको। तो चलो पहले लूप की बारी आई, फर्स्ट लूप देखते हैं। इस लूप को मैंने यहाँ बना दिया, लूप 1। अभी मैंने इसका नाम नहीं दिया है क्योंकि मैं घूमना भी डिसाइड करूंगा मुझे कैसे घूमना है, ठीक है। मैं सिर्फ इस लूप को बनाऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस एक और हो गया और एक यहाँ बैटरी हो गया, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग समझा रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप उसी सर्किट के अंदर सॉल्व कर दिया करोगे ये सब। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर करंट कितना जा रहा है? I1, ठीक है। और इधर करंट कितना जा रहा है? I3, दिख रहा है आपको, ठीक है। बस आप ये देखो, और वापस यहाँ पे I1 आएगा, ठीक है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ये A है, ये B है, ये C है और ये F है। अब देखो लूप में घूमना आपकी मर्जी है, आप कैसे भी घूमो। तो हम एक काम करते हैं, इस लूप में हम घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने कहा ना ये आपकी चॉइस है, तो जैसे आप घूमना चाहो ना अंदर ऐसे एरो लगा दो, ठीक है। तो अब लूप 1 हमने लिया है A F C B A, A F C B A। देखो हम ऐसे घूम रहे हैं इस तरीके से, यूं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। ये लूप लिया हमने। अब आपने क्या करना है, अब आप हमेशा जैसे आप घूम रहे हैं बस वैसे वैसे चलते रहिए। चलिए इस ब्रांच का पोटेंशियल देखते हैं। इस ब्रांच में पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ केवल बैटरी है, तो मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा पाथ इधर की तरफ है, तो मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल इसका -4। क्यों लिखा मैंने -4? देखो ये लो है, ये हाई है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया है, जस्ट अ मिनट। ये हाई, ये लो, ठीक है। तो अब हम ए से एफ की तरफ जा रहे हैं, तो हम हाई से लो जा रहे हैं, यानी कि हमारा फाइनल पोटेंशियल लो है। तो इसका मतलब साइन क्या आना चाहिए? माइनस का। तो आपने लिखा -4, ठीक है। अब बारी अगली ब्रांच की। अब देखो अगली ब्रांच में आप इस करंट से कोई लेना देना नहीं है आपका, समझे। आपने ऐसे घूम जाना है। अब आप यूं चल रहे हैं, ठीक है, इसमें जा रहे हैं एफ से सी में। तो जब एफ से सी में आप जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस मिला 3 ओम का, जिसमें करंट आपके पाथ जो है वो एफ सी है, लेकिन ये आ रहा है सी से एफ की तरफ, आपके अपोजिट आ रहा है। तो करंट अगर आपके अपोजिट आ रहा है तो पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कितना करंट होगा इसमें? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका? 3I3 बाई आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो देखो जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हाई है और ये लो है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं करंट, ठीक है। तो आप जा रहे हैं इसके अपोजिट, लो से हाई, ठीक है। तो +3I2। चलिए अब फिर आप यहाँ मूव कर गए। अब आप यहाँ पर देखिए, फिर आपने एक रेजिस्टेंस आपको मिला इस ब्रांच में 1 ओम का। अब आप जब C से B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस C से B की तरफ जाने में आप देख सकते हैं कि आप फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन करंट कौन सा है? I1 है करंट यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ से उठाई है ना ये पूरा लूप, बस इसको अलग से जानबूझ के अलग से बना के दिखा दिया।
तो आप इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाने में रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल का साइन है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिया था तो प्लस, अब आई आर करो इसमें, आई वन इंटू आर, तो ये हो गया 1 इंटू आई वन। ठीक है, चलिए यहाँ से चले गए। अब आ जाओ इस वाली ब्रांच में बी ए, ये तो कंडक्टिंग वायर है, कोई एक्टिव कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है इसके बीच में, ना कोई खर्चने वाला ना एनर्जी सप्लाई करने वाला, तो जितना पोटेंशियल बी का उतना ए का, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल आप डिफरेंस क्या लेंगे आप, 0। तो 4 ब्रांच थी, ठीक है, ये आ गया। अब इसको लिख के नहीं दिखाते हैं, मैं जानबूझ के बस यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई I1 प्लस 3I2, और इस 4 को हम उधर ले गए इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक ये हमारी इक्वेशन यहाँ से आ गई। तो I1 सॉरी ये I3 था, बाय मिस्टेक हमने I2 लिख दिया इसको। ठीक है, ये I3 है, I2 तो इस तरफ जा रहा है ना। ठीक है, I3, तो I1 प्लस 3I3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर। चलिए अब हम दूसरा लूप देखते हैं, सेकेंड लूप। ठीक है, तो लूप 2 की बारी। तो लूप 2, ये आपका पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक बैटरी यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, ये F, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये बैटरी 2 वोल्ट की। ठीक है, और ये E, ये D, ये C। ठीक है, और करंट कैसे कैसे आ रहा है देखो इसमें, यहाँ पे करंट आ रहा था I3, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो है यहाँ से I2 होके इधर आ जाएगा I2। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें घूमने की डायरेक्शन माननी है, तो आप घूम जाओ। चलो इसमें क्या घूमते हैं, इसमें क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे, तो लूप क्या लेंगे, F C D E F, F C D E F, ये हमने लूप ले लिया। ठीक है, अब हम वैसे ही इक्वेशन लिखते हैं दोबारा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ F से C की तरफ चलते हैं, तो क्योंकि हम तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे। आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो F से C की तरफ जाते हैं, तो अपोजिट टू करंट जा रहे हैं। अपोजिट टू करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3I3, और अपोजिट टू करंट घूम रहा हूं तो क्या होगा, प्लस साइन। ठीक है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट आ रहा है हाई से लो और मैं जा रहा हूँ लो से हाई, मेरा फाइनल हाई का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब तो करंट के अपोजिट जाने में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। उसके बाद आती है CD ब्रांच। अब जब आप ऐसे घूम रहे हैं तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, -2I2। ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, रेजिस्टेंस में नेगेटिव लेना है। उसके बाद फिर कंडक्टिंग वायर आ गई, इसका पोटेंशियल 0, क्यों, क्योंकि VD और V दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब आ गए हम इधर की तरफ, यहाँ पर बैटरी आई, तो E से F जाना है हमें, तो हम जाएंगे लो से हाई। तो लो से हाई का मतलब है कि आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लो से हाई जा रहे हैं, तो बस इसको ध्यान रखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं ना, तो ये आपका सम होना चाहिए 0, 1 2 3 और इसका 0, चारों हो गई ब्रांच। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि 3I3 माइनस 2I2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हमने आपकी 2 इक्वेशंस हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। अब और एक इक्वेशन ऑलरेडी थी। अब आप इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए। बच्चे ना कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पहले मैं ना इक्वेशन लिख देता हूँ फर्स्ट, अब इसको ना ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग, पहली इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट थी I1। ठीक है, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। ठीक है, बराबर, ये इक्वेशन थी हमारी जंक्शन लॉ से फर्स्ट।
और सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए बस, जैसे I1 निकला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ I1 दिखेगा आप डाल दो। तो जैसे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, पुट I1, द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इसमें तो I1 नहीं है, इसमें I1 है, तो I1 प्लस 3I3 4 था, ठीक है। अब हमने लिख लिया, इसलिए हमने अलग से पहले इक्वेशन को ना, अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, I1 की जगह डाल देंगे I2 प्लस I3, ठीक है, I2 प्लस I3। इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि ये इक्वेशन जिन वेरिएबल्स में होगी उसी में आपकी अगली इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशन ये जो होती है ना, ये आपकी दो वेरिएबल में आ जाएंगी, तीसरा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्या आ गया, I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू I4, और ये 4 सॉरी, तो यहाँ से आपका ये आ गया, ठीक है, I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आप एक काम करो, I2 की वैल्यू और निकाल लो, या तो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, नहीं तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया 4 माइनस 4I3, ठीक है, ये हमारा आ गया I2। अब इसको हम रख देंगे किस में, थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं इसमें। तो जब इसके अंदर रखोगे तो देखो 3I3 माइनस 2, अब I2, यहाँ I2 की बजाय क्या रखोगे आप, ये 4 माइनस 4I3 और इक्वल्स टू -2। तो ये कितना हो गया, 3I3, ये हो जाएगा -8, और इधर जाके हम इसको इधर लिख देंगे, ये हो गया, पहले से लिख देते प्लस 8I3, और ये -8, तो -8 उधर जाके हो गया +8। तो सॉल्व कर ले यहाँ पे, 11I3 इक्वल्स टू 6। तो I3 कितना आ गया, 6/11 एम्पियर। और देखो यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपने सही एज्यूम की है, किसकी, I3 की, बस I3 की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये 6/11 एम्पियर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसी की मदद से हम लोग निकालते हैं I2, इस इक्वेशन में रख के, चलिए I2 निकालते हैं। तो I2 कितना है, 4 माइनस 4I3, तो 6/11, ठीक है। तो ये I2 कितना हो गया आपका, 44 माइनस 24/11, तो कितना हो गया, 20/11 एम्पियर। तो ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। अब बात करें I1 की, तो I1 क्या था, I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 कर देते हैं, 20/11 प्लस 6/11। सबके पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सही ले लिया आपने। गलत भी लोगे तो आंसर में अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 26/11 एम्पियर, ठीक है, ये आपका आ गया। तो तीनों करंट आ गए, यहाँ पर तीनों ब्रांच में करंट चाहिए थे। तो जो सॉल्विंग वो है आपका, यानी कि आपको जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के टाइम पर जो लूप लॉ लगाना है ना, उसमें जितनी प्रिकॉशंस मैंने बताई है वो सब ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, आपको देखिए ये सब बहुत आसान लगने लगेगा, फिर इतना समय नहीं लगेगा आपको लूप सॉल्व करने में, बहुत इजीली हो जाएगा। इसके आधे टाइम में हो जाएगा, बल्कि आधे से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत में क्या है, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप उस टाइम पर कोई भी शॉर्टकट ना मारें, पूरा मेथड प्रॉपर तरीके से लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर और क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, थैंक्स।